खुशामद बादशाह। यूं तो बादशाह सलामत बहुत अच्छे और नेक थे, मगर उनका वजीर उनकी एक बात से बहुत परेशान था और दिल ही दिल में कुढ़ता रहता था। बादशाह सलामत अपनी रियाया से बहुत मुहिब्बत करते थे और उन्होंने उनकी खिदमत के लिए अपने खजानों का मुंह खोल रखे थे। मुल्क में चारों तरफ सुकून और इत्मीनान नजर आता था। सब लोग इंतहाई खुश और खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। शेर और बिक्री एक घाट पानी पीते थे, मगर वजीर को जिस बात की परेशानी थी वो ये थी कि बादशाह सलामत दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते थे और तारीफ करने वाले पर इनामात की बारिश कर देते। उनके दरबार के चंद चर्ब जुबान और खुशामदी लोगों ने बादशाह सलामत की ये कमजोरी भांप ली थी और उस कमजोरी का अक्सर और बेशतर फायदा उठाते रहते थे। उनकी झूठी झूठी तारीफें करते और इनामात लेकर घर को चलते बनते। बादशाह सलामत जब दरबार में तशरीफ लाते और लोगों के मसले मसाइल सुनते तो उनकी कोशिश यही होती थी कि जल्द से जल्द उन मामलात को निपटा दे, ताकि इसके बाद शेर और शायरी और कसीदा गोई का दौर चले और दरबारी उनकी तारीफों का पिल बांधी उन तारीफों सलामत की शान में। कसीदे पढ़ने वाले नेक नीति से बादशाह सलामत की तारीफ नहीं करते थे। उनका मकसद तो महज कीमती इनामों का हुसूल ही होता था। वफादार वजीर ने एक रोज अपनी ये परेशानी मलिका के सामने रखी। मलिका खुद बादशाह सलामत की इस बात से तंग थी। वो सोचती थी कि झूठी तारीफों पर अगर वो इसी तरह हीरे जवाहरात और अशरफियां लुटाते रहे तो एक रोज सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसने वजीर से कहा, इस सिलसिले में तो मुझे आप पर ही भरोसा है। आप बादशाह सलामत के वफादार साथियों में से हैं। आपकी अक्लमंदी का कोई सानी नहीं है। मुझे उम्मीद है आप जरूर कोई ना कोई हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मलिका आलिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस मसले का कोई हल निकल आए। उसके लिए मुझे सबसे पहले ये पता चिल्लाना होगा कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी बना पर बादशाह सलामत खुशामद पसंद हो गए हैं। उन्हें क्यों अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। जब मेरी उनसे शादी हुई थी तो वो तब भी ऐसे ही थे। बात बात पर अपने गिले से कीमती मोतियों के हार उतार कर लोगों को इनाम में दे दिया करते थे। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि हारों को बनवाने के लिए बहुत सारे कारीगरों को भर्ती करना पड़ गया थे। मुझे तो इस बात से बहुत डर लगता है कि हम अल्ले को क्या मुंह दिखाएंगे। खजाने का पैसा अवाम की अमानत होता है। इस तरह तो हम अमानत में खियानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैंने सोचा है कि मैं बादशाह सलामत की वालिदा साहिबा से मिलूं और उनको कुर्रीदूं कि बादशाह सलामत की शख्सियत की इस खामी का सबब किया है। वजीर ने कहा और ऐन इसी वक्त बादशाह सलामत की माँ कमरे में दाखिल हुई। वो काफी बूढ़ी हो गई थी और लाठी टेक टेक कर चलती थी। इसने मलिका और वजीर को देखा तो बोली, बेटी मैं ये पूछने हूँ कि रात के खाने में क्या पकेगा, ताकि शाही बावर्ची को आगाह कर दो, मगर ऐसा मालूम देता है कि तुम दोनों ममलुकत के किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हो। मैं चलती हूँ, बाद में इजाहेगी। उम्मी हुजूर, हम आपका ही तज़किरा कर रहे थे। एक बहुत अहम मसला दरपेश आ गया है, आपसे कुछ मालूमात लेना थी। मलिका ने कहा, पहले मसला तो पता चले, इसके बाद ही मैं मालूमात दे सकूंगी। बादशाह सलामत की वालिदा ने कहा, पहले आप आराम से बैठ जाएं, फिर हम आपको तफसील बताएंगे। मलिका ने इसे कमरे में रखी कुर्सी पेश करते हुए कहा। जब बादशाह सलामत की माँ आराम से बैठ गई तो वजीर ने बड़ी तफसील से इसको बादशाह सलामत की इस खुशामद पसंदी की आदत के बारे में बताया। जब उसकी बात खत्म हुई तो बादशाह सलामत की माँ ने एक ठंडी सांस भरी और बड़े तासुफ से बोले, अपने बेटे की इस आदत के जिम्मेदार में और उसके अब्बा हुजूर थे। ये बात सुनकर मलिका और वजीर दोनों चौंक पड़े। उम्मी हुजूर, ये आप क्या कह रही हैं? मलिका ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। अभी बादशाह सलामत की माँ ने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसने कहा, इस बुढ़ापे ने हमें तरह तरह की बीमारियां लगा दी हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर हमारी समात बहुत बेहतर हो गई है। दूर ही से हम सब बातें सुन लेते हैं। हमने तुम सब की बातें भी सुन ली है। हमारी बेगम बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं।
अपने बेटे को खुशामद पसंद बनाने में हम दोनों का ही हाथ है। बादशाह सलामत की माँ को मलिका ने कुर्सी पेश की थी। अब बादशाह सलामत का बाप आया तो इसे कुर्सी पेश करने की बारी वजीर की थी। वो एक कुर्सी उठाकर उसके करीब लाया और बोला, तशरीफ रखिए। वो बैठ गया तो मलिका बड़ी फिक्रमंदी से बोली, जिस अंदाज में वो दोनों हाथों से अपनी दौलत लिटा रहे हैं, हमें तो लगता है कि बहुत जल्द खजाना खाली हो जाएगा। हमें वजीर साहिब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। हमें यकीन है कि वो बहुत जल्द उसका हल ढूंढ लेंगे। वजीर आगे बढ़ा, खंखार कर गला साफ किया, फिर हाथ बांध कर बोला, वो अब बादशाह सलामत के वालिदैन हैं। दोनों का यही कहना है कि उनकी इस खामी के पीछे आपका ही हाथ है। पता तो चले कि कैसे। अगर ये बात पता चल गई तो बादशाह सलामत का इलाज करना मुश्किल बात ना होगी। बादशाह सलामत के बाप ने कहा, लंबी कहानी है, तुम दोनों भी बैठ जाओ, खड़े खड़े थक जाओगे। जब मलिका और वजीर बैठ गए तो इसने कहना शुरू किया, ये इस वक्त की बात है जब हम नौजवान थे और हमारी नई नई ताजपोशी हुई थी और हम नए नए बादशाह बने थे। हमारे अब्बा हुजूर बूढ़े हो गए थे, इस वजह से उन्होंने बादशाहत का ताज हमारे सर पर सजा दिया था। थोड़े अरसे बाद हमारी शादी एक इंतहाई हुसैन और जमील शहजादी से हो गई। उनका रंग इतना साफ था कि जब पानी पैती थूं तो गर्दन से जाता हुआ नजर आता था। इतना कहकर बादशाह सलामत के बाप ने अपनी बीवी की तरफ देखा। इसने शर्मा कर सर झुका लिया। उनके हसन और जमाल का तफसीली तज़किरा हमने इसलिए किया है कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये हर वक्त अपने बनाव सिंगार में लगी रहा करती थी। हम भी कुछ कम नहीं थे। हमें सैर सपाटे और शिकार का शौक था। हम अपने मशगलों में गुम रहा करते थे। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। हमारा शहजादा निहायत खूबसूरत था। इसकी पैदाइश पर हम दोनों ही बहुत खुश थे, मगर ना उन्होंने हर वक्त बनने संवरने वाली आदत छोड़ी और ना हमने अपनी सैर सपाटे और शिकार की। हमारा शहजादा कनीजों और गुलामों के हाथों में परवरिश पाता रहा। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका दिल चाहता था कि हमारे साथ बैठे, अपनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताए और हम उसको शाबाश दें और उसकी तारीफ करें। मगर हम दोनों नादान बने, अपनी अपनी पसंद की मसरूफियात में गुम थे। हमें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने छोटे से शहजादे के एहसासात का ख्याल ही नहीं रहा। इस महरूमी का फायदा उन कनीजों ने और गुलामों ने उठाया जिनके जिम्मे इसकी देखभाल करना थी। वो इसकी हर बात की बहुत तारीफ करते थे। इससे वो खुश होकर अपने खिलौने, मिठाइयाँ और बिस्कुट वगैरह और दूसरी चीजें उन्हें दे देता। वो इसकी कमजोरी भांप गए। वो इसकी झूठी तारीफें करते और उससे फायदा उठाते। रफ्ता रफ्ता हमारे शहजादे की ये आदत पुख्ता होती चली गई और उसका नतीजा हम सब खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस कहानी में उन माँ बाप के लिए एक सबक छुपा है जो अपने बच्चों से दूर दूर रहते हैं और उनकी किसी बात की तारीफ करना अपनी तौहीन समझते हैं। ये कहकर बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप एक ठंडी आह भर कर खामोश हो गया। वजीर कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी इस आदत को खत्म करवा दूं। यहाँ पर मैं ये बात भी कहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी अच्छी बातों पर उन्हें शाबाश नहीं देते, वो अपने बच्चों को एहसास महरूमी का शिकार बना देते हैं। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग पड़े हैं। बुरे लोग इस चीज का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस तरह के बच्चों से फायदा उठाते हैं। बादशाह सलामत की माँ और बाप ने सर झुका लिए। इसी वक्त मलिका का नन्हा शहजादा बाग में से खेल कर वापस आया। उसके हाथ में किसी झाड़ी का एक तिनका था और उसने अमरूद के एक पत्ते को दरमियान से इस तिनके में परो रखा था। शहजादे ने कमरे में दाखिल होकर पहले तो सबको अदब से सलाम किया, फिर बोला, उम्मी हुजूर, देखिए हमने अमरूद के पत्ते का पंखा बनाया है, ये घूमता भी है। ये कहकर उसने पत्ते पर फूंक मारी तो पत्ता तेजी से घूमने लगा। चैनल स्टोरीज 7 सेंटर के मुअज़्ज़ज़ नाज़िर, कहानी पसंद करने का बेहद शुक्रिया।
अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली कहानियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं अब कहानी की तरफ। ये घूमता भी है, ये कहकर उसने पत्ते पर फूंक मारी तो पत्ता तेजी से घूमने लगा। मिल्का ये देखकर निहाल हो गई, आगे बढ़कर शहजादे को प्यार किया और बोली, हमारे शहजादे ने कितना अच्छा पंखा बनाया है, हमें भी इससे खेलने दीजिए। उस शहजादे ने पत्ते पर एक और फूंक मारी और बोला, आप तो बड़ी हैं उम्मी हुजूर, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। ये कहकर शहजादा वहाँ से भाग गया। बादशाह सलामत की माँ ने कहा, अगर यही सलूक हम अपने बेटे से भी करते, इसकी बातें सुना करते, इसकी तारीफ करते तो वो ऐसा न बनता जैसा बन गया है। थोड़ी देर बाद जब वजीर वहाँ से रुखसत होने लगा तो इसने मलिका को चंद बातें बताएं और दरखास्त की वो उन पर अमल करे। मलिका ने इसकी बातों को गिरा में बांध लिया। रात को जब बादशाह सलामत इसके साथ अपने कमरे में बैठे थे और नन्हा शहजादा उनके सामने खेल रहा था तो मलिका ने बड़े प्यार से कहा, खुदा का शुक्र है, मैं भी किस कदर खुश किस्मत हूँ का मुझे अब जैसा शरीफ और नेक शौहर नसीब हुआ है, जो शक्ल और सूरत में भी एकता है और अपने किरदार में भी अपनी रियाया की मुहिब्बत उसके दिल में कोट कोट कर भरी हुई है। बादशाह सलामत ने ये सुना तो खुशी से उनकी आंखें चमकने लगे। उन्होंने अपने गिले से कीमती मोतियों का हार उतार कर मलिका को पेश किया। इस बात का इजहार करने पर हम इसे आपकी नजर करते हैं। मलिका मुस्कुरा कर बोली, जहाँ पनाह हम इस इनाम को लेने से इनकार करते हैं। हमने आपकी तारीफ अपने दिल की गहराइयों से की है। हमारे खुलूस और मुहिब्बत की कीमत इस मामूली से हार से अदा नहीं हो सकती। बादशाह सलामत ये बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ के गिन गाते हैं और हम उन्हें इनाम देते हैं तो वो फौरन ले लेते हैं। मलिका आप तो अजीब हैं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि दूसरों की तारीफ दिखावे की है। वो ये बातें सिर्फ आपको खुश करके इनाम के लालच में करते हैं। उनके दिलों में खुलूस नहीं, लालच भरा होता है। आप तो मेरे सरताज हैं, आपके बारे में मैं जो भी कहूँगी वो सच होगा। मलिका की बात सुनकर बादशाह सलामत कुछ सोचने लगे। मलिका ने जब लोहा गर्म देखा तो एक और चोट मारी। हमारे दादा हुजूर हमारे सब बहन भाइयों को एक नसीहत किया करते थे। वो कहते थे कि अपने माँ बाप और भाई बहनों के अलावा अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ लेना इसमें उसकी कोई गरज पोशीदा है। बादशाह सलामत की आंखें किसी सोच में डूब गईं। उन्हें कुछ समझ आने लगी थी। अगले रोज दरबार शुरू होने से पहले वजीर बादशाह सलामत से मिलने आया। वो उन्हें एक कोने में ले गया और उनके कान में चुपके कुछ कहने लगा। इसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वजीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, अक्लमंद वजीर, तुम्हारी बात में वज़न मालूम देता है, हमें तुम्हारी तजवीज़ से इत्तेफाक है। दरबार शुरू हुआ। सामने तमाम उमरा, रऊसा और दूसरे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर विराजमान थे। उनमें से हर कोई अपने ज़हन में वो बातें दोहरा रहा था जो इसे बादशाह सलामत की शान में कहना थी। उन्होंने अपने लिबासों में कपड़े के थैले छुपा रखे थे जिनमें वो इनाम भर भर कर ले जाते थे। ये इनाम वो बादशाह सलामत की झूठी तारीफ करके बटोरते थे। दरबार की कार्रवाई देखने के लिए आज मलिका भी बादशाह सलामत के बराबर में बैठी थी। वजीर ने इससे खास तौर से दरखास्त की थी कि वो आज दरबार में जरूर आकर बैठे, बड़ा मजा आएगा। दरबार की कार्रवाई शुरू होने से पहले वजीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसने सब लोगों को मुखातिब करके कहा, मुअज़्ज़ज़ अराकीन दरबार, आपको तो पता ही है कि हमारे बादशाह सलामत किस कदर रियाया परवर हैं। सोने के वक्त को निकाल कर वो हर वक्त उनकी फलाह और बहबूद के लिए सोचते रहते हैं। वो इस बात से भी परेशान रहते हैं कि मजीद कौन कौन से काम करें जिससे उनकी रियाया को फायदा पहुँचे। ए वजीर की इतनी बात ही सुनकर दरबार में वाह का शोर मच गया। 2-3 पुरजोश दरबारी तो कुर्सियों से भी उठ गए। हमारे हर दिल अजीज बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें उनके ज़ेर साया रहने की सआदत बख्शी है। खड़े होने वाले अशखास में से एक ने कहा,
इसकी इस बात पर दरबार में एक शोर सा मच गया। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मलिका ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। इतने बहुत से खुशामदी इसने एक जगह पहले कभी नहीं देखे थे। वजीर ने कहा, अब आगे सुनिए, ये बात बहुत खुशी की है कि दरबार में मौजूद सब लोग दौलतमंद और खुशहाल हैं। बादशाह सलामत ने ये फैसला किया है कि आइंदा जो भी उनकी शान में कसीदा पढ़ेगा, नज़्म या गजल सुनाएगा, नसर में उनकी तारीफ करेगा, इसके साथ इसे 100 अशरफियां भी देना पड़ेंगी। उन अशरफियों को शाही खजाने में शामिल करके उनसे गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद की जाएगी। गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादियां करवाई जाएंगी। बेघर लोगों को सर छुपाने का ठिकाना दिया जाएगा। इस तरीके से जहां हम अपने हर दिल अजीज बादशाह सलामत को खराज तहसीन पेश कर सकेंगे, वहीं ढेर सारी नेकियां भी कमा लेंगे, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। वजीर की बात खत्म हुई तो शाही दरबार में सन्नाटा छा गया। इतनी खामोशी थी कि अगर वहां एक सुई भी गिर जाती तो सब इसकी आवाज सुन लेते। वजीर ने कहा, हाँ तो आज पहले अपना कलाम कौन सुनाएगा? दरबार में बैठे हुए लोगों में से किसी ने जुम्बिश तक न की। थोड़ी देर बाद एक दरबारी उठा और बोला, मैंने बादशाह सलामत की शान में बहुत अच्छा तराना लिखा था, बदकिस्मती से घर भूल आया हूँ। दूसरे ने कहा, रात बच्चों ने ही पीछा नहीं छोड़ा, कसीदा लिखने का वक्त ही नहीं मिला। गरज सब लोगों ने कोई ना कोई बहाना घाल कर सुना दिया। जब सब अपनी अपनी कहकर खामोश हो गए तो बादशाह सलामत ने गरज कर कहा, हम तुम सब की चालाकियां समझ गए हैं। तुम सब लोग हमारे दरबार से निकल जाओ। हमें ऐसे मतलबी और खुद गरज दरबारियों की जरूरत नहीं है। बादशाह सलामत को बेवकूफ बनाकर फायदा उठाने वाले तमाम दरबारी बहुत शर्मिंदा हुए और दरबार से उठकर चले गए। इस रोज के बाद से बादशाह सलामत ने अपनी इस आदत से छुटकारा पा लिया और हुकूमत के दूसरे कामों में मशगूल हो गए। वो रोज दरबार लगाते थे और लोगों की शिकायतें सुनकर उनका अजाला करते थे। उनकी इस तब्दीली से मलिका और वजीर बहुत खुश थे, इसलिए कि बादशाह सलामत को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसकी वजह से उनको मतलब प्रस्त खुशामदियों से भी निजात मिल गई थी। मलिका के दिल में वजीर की इज्जत भी बढ़ गई थी। वो इसकी एहसानमंद थी क्योंकि इसकी अक्लमंदी की वजह से बादशाह सलामत रास्त पर आ गए थे। आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।